द पार्टी कंटिन्यूज। लेकिन चलिए, आज हमारे रडार पे धानुका एग्रीटेक और इस कंपनी के चेयरमैन मिस्टर अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हैं। अग्रवाल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सीधी सी आवाज के लिए, आज वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले बता दूं, ये कंपनी हमारे रडार पे क्यों आई। एक मल्टी बैकर के तौर पे कंपनी उभर के आई है। गजब के अपमूव्स इस काउंटर ने डिलीवर करे हैं। पिछले एक साल में अगर मैं सही हूं तो इस काउंटर ने 200% तक के रिटर्न, यानी कि 3 गुना होता हुआ नजर आया ये काउंटर। तगड़े अपमूव्स, और अब इस काउंटर की मार्केट कैप 1940-1950 करोड़ रुपए के आसपास पहुंचती हुई नजर आएगी। इनफैक्ट कल के ट्रेडिंग सेशन में ही इसने अपने 52 वीक हाईज यानी कि 52 हफ्तों के उच्चतम स्तरों को छुआ है, 404 के लेवल्स के आसपास। हालांकि उन लेवल से थोड़ी सी मुनाफिसुली का दबाव जरूर क्रीप इन हुआ है, लेकिन तगड़े अपसाइड्स डिलीवर करें इस कंपनी ने। गुड़गांव हरियाणा बेस्ड कंपनी है ये। कंपनी वाइड रेंज ऑफ एग्रोकेमिकल्स बनाती है, मिसाल के तौर पे हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स, ये सब ये कंपनी बनाने का काम करती है। अग्रवाल साहब, सबसे पहले क्योंकि आपकी कंपनी के ऑब्वियस सवाल निकल के आता है मॉनसून को लेकर। कहा जा रहा है जिस तरह से स्काईमेट के प्रोजेक्शंस हैं, जिस तरह से अब आईएमडी के प्रोजेक्शंस हैं या फिर तमाम इंटरनेशनल एजेंसी के प्रोजेक्शंस हैं कि मॉनसून थोड़ा सा इस बार कमजोर, बिलो नॉर्मल होता हुआ नजर आएगा। मॉनसून कितना बड़ा फैक्टर होता है इस कंपनी की ग्रोथ पे, और अगर मॉनसून में कमजोरी आती है तो फिर आउटलुक किस हद तक कमजोर होता है या फिर किस हद तक इंपैक्ट पड़ता है? मॉनसून का अगर आप देखें, की फोरकास्ट है 95% करीबन इस बार रहने की उम्मीद है, जबकि 96% से नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। अगर 1% मॉनसून कम भी होता है, मैं ये समझता कि इससे बहुत ज्यादा कोई फर्क पड़ने जा रहा है। इंटरेस्टिंगली मैं पढ़ रहा था, FY14 में आपकी कंपनी ने एक अच्छी खासी ग्रोथ क्लॉक करी थी, ट्रिमेंडस प्रॉफिट्स में ग्रोथ थी, और उसका बड़ा फैक्टर था कि मॉनसून की चाल पिछले साल अच्छी रही थी। इसलिए मैं स्पेसिफिकली सवाल उठा रहा था, अगर मॉनसून ने वाकई डिसअपॉइंट करा, किस हद तक किस इंडस्ट्री को इंपैक्ट पड़ता है, फिर किस हद तक धानुका एग्रीटेक के सामने चैलेंजेस पोज होते हैं? आज अगर मॉनसून में फर्क पड़ता है तो कुछ ग्रोथ पे फर्क पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें तो हमारे देश में जो दूसरी सिंचाई योजनाएं हैं वो काफी आगे, और नया एरिया इरीगेशन के अंदर आ रहा है, तो उससे नया एरिया इरीगेशन में आ रहा है, सिंचाई के लिए आ रहा है, तो उससे भी काफी शॉर्टफॉल कवर हो सकता है। दूसरी तरफ देखने की बात है कि हमारी आबादी बढ़ रही है और खेती की जमीन कम हो रही है, तो हमें खेती की कम होती हुई जमीन से ज्यादा पैदावार करनी है। और हमारे देश में जो आज की तारीख में है, पेस्टिसाइड की कंजम्पशन विश्व के मुकाबले तो बहुत कम है। हमारे यहाँ 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर की कंजम्पशन है, वहाँ जापान जैसे मुल्क में 11 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की कंजम्पशन। तो जो हमारे देश में भी बहुत कंजम्पशन कम है, इसको अभी बहुत आगे जाना है। और मानसून का अगर कुछ असर पड़ता है तो भी बहुत ज्यादा हमारे बिजनेस पे असर पड़ने के लिए नहीं। चलिए, अग्रवाल साहब बन रही है हमारे साथ। मैं बता दूं, हमारी सैटेलाइट वैन जो अग्रवाल साहब के पास गई, उसमें कुछ इश्यूज, कुछ ग्लिचेस आ रहे हैं। बाद में ये पूरा वीडियो विजुअल्स के साथ आप हमारे हिंदी वेबसाइट hindi.moneycontrol.com में देख सकते हैं। कि अग्रवाल साहब हमारे साथ बने रहेंगे। कई सारे इश्यूज हैं, और खासतौर पर जो फाइनेंशियल्स में अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है उस पर फोकस करेंगे, और किस हद तक फाइनेंशियल्स में जो सस्टेनेबिलिटी है यहां से एक्सपेक्ट करी जा सकती है, उस पर बात करेंगे अग्रवाल साहब से। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रडार पे आज है धानुका एग्रीटेक और इस कंपनी के चेयरमैन मिस्टर आर.सी. अग्रवाल हमारे साथ बने हुए हैं। अग्रवाल साहब, इस कंपनी के लेकर जो लास्ट फाइनेंशियल से वो इंटरेस्टिंग हाईलाइट है, इनकम में करीब या फिर आय में करीब 16% के आसपास का जंप था। अगर आप इससे ब्रेकअप कर सकें, ये जो ग्रोथ, जो मोमेंटम आया था, कहां से आया था, किस हद तक वॉल्यूम ग्रोथ ने पार्टिसिपेट करा, मदद करी, और किस हद तक रियलाइजेशन इंप्रूव हुए, उससे फायदा हुआ? अग्रवाल साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी। अग्रवाल साहब, मैं जानना चाहता था, जो बीते क्वार्टर यानी कि Q4 जो लास्ट रिपोर्टेड फाइनेंशियल्स थे, आय में 16% के आसपास की ग्रोथ आपने क्लॉक करी थी। किस हद तक यहां पे वॉल्यूम ग्रोथ का कंट्रीब्यूशन था, और किस हद तक रियलाइजेशन इंप्रूव कर पाए थे आप? अगर इसका मिक्स समझा सके। अगर इसका मिक्स आप देखें तो करीबन 7% की ग्रोथ जो है वो वैल्यू इंक्रीज से है, और बाकी की जो ग्रोथ है वो वॉल्यूम ग्रोथ। ओके,
तो आप कह रहे हैं इस टाइम पे वॉल्यूम और वैल्यू ग्रोथ दोनों देखने को मिली। इंटरेस्टिंगली मार्जिन्स में शायद वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्योंकि बीते क्वार्टर में मार्जिन्स Q4 में 15 बेसिस पॉइंट इंप्रूव हुए। पूरे साल की बात करूं FY14 को तो मार्जिन्स में इनफैक्ट 218 बेसिस पॉइंट्स के आसपास का इंप्रूवमेंट था। आप अब यहां से ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल जो आपने करा वो करा, मार्जिन्स के फ्रंट पे कौन सा सस्टेनेबल नंबर नजर आता है, कहां पे इस कंपनी के मार्जिन्स होंगे? 17.25 के आसपास आपने FY14 का एंड करा है, मार्जिन्स किस लेवल पे सस्टेन होते हुए नजर आएंगे यहां से? मार्जिन की जहां तक सवाल है, आने वाले समय में ये मार्जिन मेंटेन होने की हम उम्मीद करते हैं। इसमें थोड़ा ग्रोथ भी हो सकता है, क्योंकि आने वाले इस साल में हम 3 नए प्रोडक्ट लॉन्च करने की उम्मीद कर रहे हैं। अगर ये 3 प्रोडक्ट हम लॉन्च कर पाते हैं कहीं, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि हमारे पास जो कृषि मंत्रालय से रजिस्ट्रेशन लाइसेंस हाथ में आना है वो किस समय पे आता है। अगर ये प्रोडक्ट हमारे सक्सेसफुली लॉन्च हो जाते हैं तो मार्जिन और भी इम्प्रूव कर सकते हैं। आप जो नए प्रोडक्ट लॉन्च की बात कर रहे हैं, इंटरेस्टिंगली आपने इससे पहले भी कई सारे नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए थे, किस तरह का रिस्पांस मिला उन प्रोडक्ट्स को, और ये नए लॉन्चेस हैं कौन से हैं और कब तक हिट करते हुए नजर आएंगे शेल्फ पर? इसके जो पीछे हमने प्रोडक्ट लॉन्च किए उसका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला। खासतौर से अगर हम लक्ष्य की बात करें, लक्ष्य का बासमती धान के ऊपर बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला पंजाब हरियाणा में। इससे किसानों की पैदावार बढ़ी, उसने बीमारियों की कंट्रोल नहीं किया लेकिन किसानों की पैदावार भी बढ़ी, तो उस वजह से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। और इस साल हम उम्मीद करते हैं कि हमें बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्स मिलने जा रहा है। इस साल जो 3 नए प्रोडक्ट हम लॉन्च करने की बात कर रहे हैं, उसमें 2 वीडिसाइड हैं और एक इंसेक्टिसाइड है। इंसेक्टिसाइड अगेन के हम इसको धान के सेगमेंट में लॉन्च करने जा रहे हैं। और जो 2 वीडिसाइड हम लॉन्च करने की प्लान कर रहे हैं, उसमें एक वीडिसाइड है गन्ने और मक्का के ऊपर, और दूसरा वीडिसाइड हमारा जाएगा सोयाबीन, प्याज, पोषण, इस किस्म की फसलों पे। तो हम समझते हैं कि ये अगर डिपेंड करता है कि हमारे पास इसका लाइसेंस कब तक हाथ में आता है, हम उम्मीद करते हैं कि इस साल में डेफिनेटली इन प्रोडक्ट को लॉन्च कर पाएंगे। मैं इसीलिए कह रहा था फाइनेंशियल्स इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पूरे FY14 में मेरे ख्याल से आपने टारगेट करा था ग्रोथ टॉप लाइन यानी कि बिक्री में 25% के आसपास, बॉटम लाइन में 30% के आसपास, और इनफैक्ट जो ग्रोथ आपने डिलीवर करी है, टॉप लाइन अचीव करी और मुनाफे में तो ग्रोथ शायद 45% के आसपास बीते साल में हुई है। FY15 में किस हद तक की ग्रोथ सस्टेन रह सकती है, इसी पे मेरा सवाल था, क्योंकि आप मॉनसून को लेकर लेट डाउन के एक्सपेक्टेशन है, तो आप किस तरह से गाइड कर रहे हैं FY15 में टॉप लाइन और बॉटम लाइन की ग्रोथ? इसलिए हम उम्मीद कर रहे हैं कि मानसून नॉर्मल रहता है। ठीक है। जो ग्रोथ हमारी पिछले साल टॉप लाइन और बॉटम लाइन में रही है, कम से कम ये ग्रोथ को मेंटेन करेंगे। इसमें कुछ बेहतरी हो सकती है, लेकिन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो पिछले साल हमारी ग्रोथ रही है उतनी ग्रोथ इस साल मेंटेन करेंगे। यानी कि 25% टॉप लाइन में, 30% के आसपास बॉटम लाइन में ग्रोथ सस्टेन हो सकती है FY15 में। एक कंडीशनल है कि मॉनसून अगर नॉर्मल एटलीस्ट नियर नॉर्मल होते हुए नजर आए। अग्रवाल साहब, इंटरेस्टिंगली इस कंपनी के बारे में जब मैं पढ़ रहा था, कई सारे टेक्निकल टाइप्स कर रहे हैं और कई सारी वैश्विक कंपनीज के साथ अपने टाइप्स कर रहे हैं, 4 अमेरिकन, जापानीज, 2 यूरोपियन कंपनीज के साथ। अब जब आप नए प्रोडक्ट लॉन्चेस की बात कर रहे हैं, इन्हीं टेक्निकल टाइप्स, इन्हीं कोलैबोरेशंस के जरिए, या फिर कोई फर्दर टेक्निकल टाइप्स करने की भी इस कंपनी की योजना है? हमने अभी रिसर्च 2 जापान की नई कंपनियों के साथ 2 प्रोडक्ट के लिए किया है। और क्योंकि एक नए प्रोडक्ट की जो बात करते हैं उसको लाने में कम से कम 5 साल का समय लग जाता है, तो जो 2 नए प्रोडक्ट के लिए हमने तैयार किया है, हम उम्मीद कर रहे हैं कि शायद 2018 में हम इसे लॉन्च कर पाएंगे। ओके, इस कंपनी ने अपनी क्षमता विस्तार की भी योजनाएं बनाई थी। लास्ट जो मेरे पास अपडेट है कि अपनी पेस्टिसाइड की कैपेसिटी आप रैंप अप करने की कोशिश कर रहे थे। इसके अलावा एक्सपेंशन प्लान्स थे आपके सानंद में, पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन एक्सपेंशन के प्रोजेक्ट का थे। ये जो केपेक्स प्लान्स हैं, क्या अपडेट्स हैं, कितना खर्च करने की योजना है, और कब तक फिर ये कमीशन हो जाएंगे, कब तक आपके रेवेन्यूज में या फाइनेंशियल्स में कंट्रीब्यूट करते हुए नजर आएंगे? देखिए, हमारा जो नया प्रोजेक्ट आ रहा है वो केशवाना राजस्थान में आ रहा है, जहाँ हमारा 50 करोड़ का कैपेक्स का प्लान है। इसमें करीबन 20 करोड़ का कैपेक्स हो चुका है। ओके। और जो बैलेंस 30 करोड़ का है वो इस साल 2014 में होने की उम्मीद है। और 2015 से इस नई
केशवाना का जो प्रोजेक्ट है वहां से हम प्रोडक्शन की उम्मीद कर रहे हैं। 2015 कैलेंडर ईयर की बात करें कि फाइनेंशियल ईयर मार्च तक, अगले साल तक होता हुआ नजर आएगा मतलब कमीशन? अगले साल 2015 में। ओके। फिर बैलेंस शीट का क्या हाल है? क्योंकि आपका मैं ब्याज पर खर्च देख रहा था, बहुत ही मिनिस्क्यूल है। बैलेंस शीट का क्या हाल है? कितना कैश और क्या कुछ डेट भी आपने मॉपअप करा है? ऑफ लेट अपनी बुक्स पे डेट रखा है? देखिए हमारी बैलेंस शीट डेट फ्री है, उसमें हमारे पास कोई डेट ही नहीं है, तो डेट वापस करने की बात नहीं है। और जो 50 करोड़ का कैपेक्स भी हम करने जा रहे हैं इंटरनल, वो भी हम इंटरनल जो अप्रूवल्स हैं उन्हीं से 50 करोड़ का कैपेक्स हम कर रहे हैं। ओके, अग्रवाल साहब बने रहिए हमारे साथ। प्रोफेसर चला एक और छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी इस कंपनी के मैनेजमेंट से बातचीत जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रडार पे आज है धानुका एग्रीटेक और इस कंपनी के चेयरमैन मिस्टर आर.जी. अग्रवाल हमारे साथ बने हुए हैं। सर, मैं इस कंपनी के बारे में जब कंसर्न्स के बारे में पढ़ रहा था, एक कंसर्न है कि आपका जो टैक्स रेट है FY15 का, वो तो शायद मैट के अंदर आए, FY16 से शायद वो मैट क्रेडिट्स एग्जॉस्ट होते हुए नजर आएंगे और फिर टैक्स दरें आपकी कंपनी की बढ़ सकती हैं। क्या प्रोजेक्शंस हैं FY16 ऑनवर्ड्स? इफेक्टिव टैक्स रेट्स क्या होंगे? इफेक्टिव टैक्स रेट देखिए, इस साल तो हमारा जो पिछले साल टैक्स रेट रहा है वही रहने की उम्मीद है, लेकिन अगले साल से हमारा मैट के बराबर करीबन 26% का टैक्स हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगले साल से हमारे पास एप्लीकेबल हो जाएगा। ओके। इस कंपनी ने, मेरे ख्याल से मुझे याद है, जब आप 75% का जो रेगुलेशन थी उस तक अपनी होल्डिंग लाने के लिए आपने करीब 8-8.5% के आसपास का स्टेक बेचा था 2020 इक्विटी इन्वेस्टर्स को, जो कि एक मॉरिशस बेस्ड प्राइवेट इक्विटी प्लेयर था। इस फंड्स को जो आपने मोबिलाइज करा था करीब 30 करोड़ रुपए के आसपास, 34 करोड़ के आसपास इस कंपनी ने मोबिलाइज करा था। ये जो फंड्स आए थे, इसका इस्तेमाल क्या है? क्या जो एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स हैं उसी के लिए इस्तेमाल होना है? इस कंपनी से फंड 3 साल पहले आए थे और वो हमारे वर्किंग कैपिटल में यूज किए वो फंड। अच्छा। और क्योंकि प्रोमोटर्स का थ्रेशोल्ड पे बैठा है 75% के आसपास का स्टेक, क्या योजना है कंपनी की? क्या एग्रेसिव ग्रोथ को ट्रैक करने के लिए या फिर जो टेक्निकल टाइप्स कर रहे हैं आप, कहीं इक्विटी डाइल्यूट करने की योजना, कहीं फंड रेजिंग की कोई योजना? देखिए, इमीडिएट तो जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो हमारे इंटरनल अप्रूवल्स हो रहे हैं उससे पूरी हो रही है। बिल्कुल। तो इसलिए इमीडिएट फ्यूचर में हमारी कोई फंड्स रेजिंग की योजना नहीं है। और प्रोमोटर्स की कोई मंशा नहीं यहाँ पे? अगर कोई इंटरेस्टिंग प्लेयर के साथ टाइप होता है, इक्विटी डाइल्यूशन होता है? देखिए, फ्यूचर में उसके बारे में सोचा जा सकता है, जबकि हम एक काफी बड़ा प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं गुजरात में। अगर वो प्रोजेक्ट हमारा मैक्सिलाइज होता है तो उस समय कुछ सोचा जा सकता है, लेकिन क्योंकि आज कंपनी को फंड्स की जरूरत नहीं है तो इसलिए इस किस्म का कोई प्रोग्राम नहीं है। ये जो आप काफी बड़ा प्रोजेक्ट गुजरात में लाने की बात कर रहे हैं, क्या प्रोजेक्ट है? क्या अभी सिर्फ ड्राइंग पेपर पे है या फिर इससे कुछ पुख्ता काम हो रहा है? कितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा? इसी बिजनेस में होगा? और क्या निटिग्रिटीज हैं सर उसकी? देखिए, ये इसी बिजनेस में होगा। हमने करीबन 40 एकड़ जमीन गुजरात गवर्नमेंट से हमारे को एलोकेट हो चुकी है और उस पे पेपर पे भी काम चल रहा है, और वो हमारा जो प्रोजेक्ट होगा वो इसी फील्ड में होगा, पेस्टिसाइड्स के फील्ड में होगा प्रोजेक्ट। ये दहेज गुजरात में जमीन थी, उसकी बात कर रहे हैं आप? हाँ, हम दहेज की बात कर रहे हैं। जो दहेज गुजरात में कंपनी ने 40 एकड़ जमीन ली है। ओके। केशवाना का प्रोजेक्ट हमारा पूरा हो जाता है तो उसके बाद हम दहेज के प्रोजेक्ट के ऊपर काम शुरू करेंगे। तो तब शायद फंड रेजिंग की जरूरत पड़ सकती है, तब डाइल्यूशन या कोई प्लेयर इस कंपनी में एंटर करता हुआ नजर आ सकता है, ये इंडिकेशंस दे रहे हैं आप? हाँ, जब दहेज पे काम होगा तो उस समय हम देखेंगे कि कितना प्रोजेक्ट बनता है, और उस समय जरूरत हुई तो उस समय हम कुछ सोच सकते हैं। इस कंपनी ने साल 2011 में धानुका एग्री सॉल्यूशंस के नाम से एक सब्सिडरी क्रिएट करी थी, जिसमें अब तक मेरे ख्याल से कुछ काम या ऑपरेशंस नहीं होते। ये सब्सिडरी किस लॉजिक से बनाई गई थी और कब तक फिर इसमें काम शुरू होता हुआ नजर आएगा? देखिए, ये सब्सिडरी हमने रजिस्टर कराई है बांग्लादेश में। ओके। पेस्टिसाइड के लिए हर कंट्री के अपने रूल्स और रेगुलेशन हैं और हर जगह रजिस्ट्रेशन लेने में 3-4-5 साल का समय लग जाता है। ओके। तो हमने बांग्लादेश में 5 प्रोडक्ट के लिए रजिस्ट्रेशन अप्लाई किए हुए हैं, जो हमें उम्मीद है कि 2016 तक मिल जाएंगे, और हम 2016 से बांग्लादेश में अपने ऑपरेशन। और बांग्लादेश का मार्केट कितना लुक्रेटिव है सर? किस तरह के आप मैप कर रहे हैं फाइनेंशियल से एक्सपेंशन, किस तरह के हालात हैं वहां पे?
देखिए, मार्केट बांग्लादेश की हिंदुस्तान के जैसे वहाँ की मार्केट है और कुछ जो हमारे जापानीज टाइप के सब प्रोडक्ट्स हैं उन्हीं को हम सबसे पहले बांग्लादेश में ले जा रहे हैं और हमें उम्मीद है जैसे भारत में उनको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है तो बांग्लादेश में भी उनको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। चलिए अग्रवाल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सीएनबीसी आवाज के लिए। आज वक्त निकाल के मैनेजमेंट कॉन्फिडेंस साउंड करता हुआ, खासतौर पर हाईलाइट करता हुआ कि शायद मानसून से बहुत ज्यादा लेट डाउन नहीं होगा। जिस तरह की ग्रोथ कंपनी ने FY14 में क्लॉक करी थी, 25-26% के आसपास बिक्री की, 30-40% के आसपास मुनाफे की, कॉन्फिडेंट है कि FY15 को डिलीवर करते हुए नजर आएंगे। और फिलहाल प्रमोटर्स का स्टेक डायल्यूट करने की कोई योजना नहीं। हाँ, अगर दहेज गुजरात प्लांट कमीशन होने की तैयारी होती है या फिर उस पर काम शुरू होता है तो शायद यहाँ पे डायल्यूट करते हुए नजर आए। स्टॉक अपने कल 52 वीक हाई तो मेरे ख्याल से तगड़े अपसाइड्स के बाद आज 3-3.25% के आसपास के दबाव के साथ जरूर ट्रेड करता हो, लेकिन गजब का मल्टीबैगर 200% के आसपास पिछले एक साल में अप मूव। लेकिन चलिए कंपनी वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे आखिरी सौदा। नमस्कार।